The diagnostic techniques used to detect congenital anomalies in utero is जन्मजात विसंगतियों का पता लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली नैदानिक तकनीक है। ऑप्शन फर्स्ट है अल्फा फीटोप्रोटीन, ऑप्शन टू है एमनियोसेंटेसिस, ऑप्शन थ्री है कोरियोनिक फ्लाई सैंपलिंग, ऑप्शन फोर है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें पता करते हैं, ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर, है ना। तो अल्फा फीटोप्रोटीन द्वारा, एमनियोसेंटेसिस द्वारा और कोरियोनिक फ्लाई सैंपलिंग द्वारा कंजेनाइटल एनोमलीज का मालूम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम इंटरवल बिटवीन टू डोजेस ऑफ टीटी वैक्सीन गिवन टू एंटीनेटल मदर शुड बी। जब एक प्रेग्नेंट लेडीज को टीटी इंजेक्शन दिया जाता है तो उसके फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच में कितने मंथ का अंतर होना चाहिए, गैप होना चाहिए? ऑप्शन वन है 1 मंथ, ऑप्शन टू है 2 मंथ, ऑप्शन थ्री है 3 मंथ, ऑप्शन फोर है 4 मंथ। तो जब भी टीटी का डोज दिया जाता है उसमें हमेशा फर्स्ट टीटी और सेकंड टीटी के फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच में 1 मंथ का अंतर होना चाहिए। कितने मंथ का? 1 मंथ। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेबीज हु आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग retinopathy of prematurity are babies who are at high risk of developing retinopathy of prematurity are ऑप्शन वन है प्रीटर्म न्यूनेट, ऑप्शन टू है टर्म न्यूनेट, ऑप्शन थ्री है पोस्ट टर्म, ऑप्शन फोर है ऑल ऑफ दीज। तो बताइए कैसे बच्चों को रेटिनोपैथी डेवलप होने के ज़्यादा चांस होते हैं, रिस्क होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। प्री टर्म न्यूनेट्स जो होते हैं उनको रेटिनोपैथी होने के चांस, रिस्क ज़्यादा होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए सप्लीमेंट इज गिवन अंडर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ। निम्न आयु तक के बच्चों के लिए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत विटामिन ए की खुराक दी जाती है। विटामिन ए की खुराक कितने साल तक के बच्चों के लिए दी जाती है? ऑप्शन ए है ईयर, ऑप्शन टू है 3 ईयर, ऑप्शन थ्री है 5 ईयर और ऑप्शन फोर है 5 ईयर। ये थोड़ा मिस्टेक्स वो हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है। तो बताइए कितने साल तक के बच्चों के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? 5 साल, 5 ईयर तक दी जाती है। 9 मंथ से लेकर 5 ईयर तक इसका हर 6 महीने पे डोज दिया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा 5 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीजल्स मम्स रूबेला वैक्सीन हैज टू बी गिवन। खसरा, है ना, मीजल्स मम्स रूबेला वैक्सीन का टीका कब दिया जाता है? ऑप्शन ए है आफ्टर बर्थ, ऑप्शन टू है आफ्टर 3 मंथ ऑफ बर्थ, ऑप्शन थ्री है आफ्टर 6 मंथ और ऑप्शन फोर है आफ्टर 9 मंथ। जो MMR का वैक्सीन दी जाता है वो दिया जाता है हमेशा 9 मंथ पे, ठीक है। 9 मंथ पे फर्स्ट डोज और 16 to 24 मंथ पे सेकेंड डोज। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर फोर। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर, ठीक है। मीजल्स मम्स का दिया जाता है 9 मंथ पर, ठीक है। इसको हमने हमारी इम्यूनाइजेशन क्लास में बहुत अच्छे से समझा गया है। उस क्लास को देखिए, आपको सारे वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, 9 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द हेल्थ केयर फैसिलिटी हेल्थ वर्कर्स कैन एडुकेटली प्रोटेक्ट वैक्सीन्स बाय ऑल द फॉलोइंग मेजर्स एक्सेप्ट। स्वास्थ्य देखभाल सुविधा में स्वास्थ्य कार्यकर्ता निम्नलिखित सभी उपायों से टीकों की पर्याप्त सुरक्षा कर सकते हैं सिवाय, है ना, किसको छोड़कर? सिवाय मीन्स किसको छोड़कर? एक इसमें से एक ऑप्शन गलत होगा कोई सा। तो ऑप्शन नंबर वन है कीप वैक्सीन्स इन एप्रोप्रिएट वैक्सीन रेफ्रिजरेशन,
इक्विपमेंट्स। ऑप्शन 2 है यूज़ ऑफ टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइस। ऑप्शन 3 है ट्रांसपोर्ट वैक्सीन्स इन ए वैक्सीन कैरियर। ऑप्शन 4 है स्टोर वैक्सीन्स इंडोर ऑफ रेफ्रिजरेटर ओनली, है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है, वैक्सीन को हमेशा वैक्सीन वाले रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए। ऑप्शन 2 है जो टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइस है उसका यूज़ करना चाहिए। ऑप्शन 3 है जब वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो उसको हमेशा वैक्सीन कैरियर का यूज़ करना चाहिए। ऑप्शन 4 है वैक्सीन को फ्रिज के डोर में रखना चाहिए, है ना। तो इसमें से गलत आंसर कौन सा है बताइए। तो इसका एक्सेप्ट करना है ना, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 4, कभी भी वैक्सीन को फ्रिज के डोर में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साल्क पोलियो वैक्सीन इज। साल्क पोलियो वैक्सीन टीके के एडमिनिस्ट्रेशन का रूट कौन सा है, मतलब जो पोलियो को वैक्सीन दी जाएगा साल्क वो कैसे दिया जाएगा। ऑप्शन 1 है ओरल, ऑप्शन 2 है इंट्रामस्कुलर मसल में दी जाएगा, ऑप्शन 3 है आईवी इंट्रावीनस दिया जाएगा, या ऑप्शन 4 है ऑल ऑफ दीज। बताइए साल्क पोलियो वैक्सीन को कैसे दिया जाता है, किस रूट से दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इंट्रामस्कुलर। कैसे दिया जाएगा, इंट्रामस्कुलर। और ओरल पोलियो वैक्सीन दिया जाता है कैसे, ओरल, ठीक है। तो इसका कैसा आएगा ऑप्शन नंबर 2 इंट्रामस्कुलर। राइट आंसर होगा इंट्रामस्कुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैक्सीन फॉर येलो फीवर इज। पीत ज्वर का टीका है, कौन सा वैक्सीन येलो फीवर के लिए दिया जाता है। ऑप्शन 1 है साल्क वैक्सीन, ऑप्शन 2 है 17D वैक्सीन, ऑप्शन 3 है CCEEV वैक्सीन, और ऑप्शन 4 है PREP वैक्सीन। तो येलो फीवर के लिए दी जाने वाली वैक्सीन कौन सी होती है, वो होती है 17D वैक्सीन। कौन सी होती है, 17D वैक्सीन इज द राइट आंसर। अभी देखा अपन ने साल्क वैक्सीन कैसी होती है, ये दी जाता है पोलियो के लिए, ठीक है। तो येलो फीवर के लिए कौन सी वैक्सीन यूज की जाती है, 17D वैक्सीन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग वैक्सीन इज शेड्यूल्ड इन नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। निम्नलिखित में से टीकाकरण राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल है। इनमें से कौन सी वैक्सीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में दी जाती है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन 2 है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर 3 है विटामिन डी, और ऑप्शन 4 है नॉन ऑफ दीज। तो बताइए इम्यूनाइजेशन नेशनल प्रोग्राम में कौन सी वैक्सीन दी जाती है। तो उसका राइट आंसर है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था, है ना, ने पहले जो क्वेश्चन देखा था उसमें क्या था, विटामिन ए कब दी जाती है ना, कितने साल तक। तो उसमें था ऑप्शन कितना था, 5 साल तक। तो इसमें है कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कौन सी वैक्सीन दी जाती है, कौन सी दी जाती है, विटामिन ए। विटामिन बी और विटामिन डी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द टारगेट ग्रुप ऑफ वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट आर। वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट के लक्ष्य के मुख्य समूह हैं। ऑप्शन नंबर 1 है स्कूल गोइंग एडोलसेंट गर्ल्स एंड बॉयज इन 6th to 10th क्लास, 6वीं से 12वीं क्लास तक स्कूल जाने वाले किशोर लड़के और लड़कियां हैं। ऑप्शन 2 है स्कूल गोइंग एडोलसेंट गर्ल्स एंड बॉयज इन 10th to 12th क्लास, 10वीं से 12वीं क्लास स्कूल जाने वाले किशोर लड़का और लड़कियां। नेक्स्ट है स्कूल गोइंग एडोलसेंट गर्ल्स एंड बॉयज 8th to 12th क्लास, 8 से 12वीं कक्षा में स्कूल जाने वाले किशोर लड़का और लड़कियां। और ऑप्शन 4 है स्कूल गोइंग एडोलसेंट गर्ल्स एंड बॉयज इन 6 to 12 क्लास,
छठवीं से 12वीं कक्षा में स्कूल जाने वाले किशोर लड़कियां और लड़के। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? आयरन सप्लीमेंट, वीकली आयरन सप्लीमेंट प्रोग्राम किस किस एज ग्रुप के बच्चों को किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 से 12 कक्षा में जाने वाले किशोर लड़का और लड़कियां। ठीक है, कब से? कक्षा 6 से 12वीं तक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 एक उसका होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपोनेंट्स ऑफ एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम आर ऑल एक्सेप्ट। किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के निम्नलिखित को छोड़कर सभी घटक हैं। निम्न में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का पार्ट नहीं है? नंबर 1 ऑप्शन है वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट। नंबर 2 है एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर 3 है मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम। ऑप्शन 4 है विटामिन ए सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम। तो जो है एडोलसेंट एज ग्रुप में 6 साल के ऊपर होते हैं बच्चे, तो उसमें कभी भी क्या विटामिन ए सप्लीमेंट नहीं दिया जाता। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4। इसमें पूछा गया एक्सेप्ट ना, किसको छोड़कर? तो किशोर स्वास्थ्य के लिए हमेशा आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट दी जाती हैं, और उसको बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताया जाता है, उसको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताया जाता है, लेकिन विटामिन ए सप्लीमेंट नहीं दी जाता। इसका तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल्स। महिलाओं में यौवन का पहला संकेत क्या है? फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल्स। ऑप्शन 1 है वॉइस चेंजेस। ऑप्शन 2 है एक्सिलरी हेयर्स। ऑप्शन 3 है ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ऑप्शन 4 है मिनार्की। है ना, फीमेल्स में फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी क्या होता है? वॉइस चेंज होना, या एक्सिलरी हेयर डेवलप होना, या फिर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, या फिर मिनार्की होना। मिनार्की मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट हो जाना। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट साइन होता है वो हमेशा वो होता है क्या? ब्रेस्ट डेवलपमेंट। प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन क्या है? ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना। और मिनार्की मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होना। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डोजेस ऑफ टैबलेट अल्बेंडाजोल एडमिनिस्टर्ड टू प्रिवेंट हेलमिंथिक इंस्टेशन इन एडोलसेंट इज। किशोरों में कृमि रोग को रोकने के लिए दी जाने वाली अल्बेंडाजोल डोज कितना होता है? अल्बेंडाजोल टैबलेट जो होता है उसको कितना डोज में दिया जाता है एडोलसेंट ग्रुप में? तो ऑप्शन 1 है 200 mg, ऑप्शन 2 है 400 mg, या ऑप्शन 3 है 500 mg, ऑप्शन 4 है 600 mg। 200 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, या फिर 600 ग्राम। तो अल्बेंडाजोल जो दी जाता है उसका डोज होता है एडोलसेंट ग्रुप में हेलमिंथिस के इन्फेक्शन से रोकने के लिए उसका डोज होता है कितना? 400 mg। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2। कितना होगा? 400 mg। ठीक है, 400 mg डोज दिया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम MHS was implemented for adolescent girls in the age group of। मासिक धर्म स्वच्छता योजना किस आयु वर्ग के किशोरियों के लिए लागू की गई थी? ऑप्शन 1 है 10 to 22 ईयर, 10 से 22 साल। ऑप्शन 2 है 10 to 19 ईयर्स, 10 से 19 साल। नेक्स्ट 16 to 19 ईयर्स, 16 से 19 साल। ऑप्शन 4 है 15 to 19 ईयर्स, 15 से 19 साल। तो बताइए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2। 10 से 19 साल की एज ग्रुप के किशोरियों के लिए
यह स्कीम चलाई गई थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियोलॉजिकली कन्फर्म्ड और क्लिनिकली डायग्नोस्ड केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन्वॉल्विंग प्लूरा, lymph node, abdomen and genitourinary tract इज कॉल्ड। बैक्टीरिया की पुष्टि या प्लूरा, लिम्फ नोड और अब्डोमेन पथ से संबंधित नैदानिक रूप से निदान किए गए मामले को निम्न कहा जाता है। तो बैक्टीरियोलॉजिकल कन्फर्म मतलब टीबी किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। तो इसका ऑप्शन 1 है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन 2 है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन 3 है एचआईवी पॉजिटिव ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन 4 है एचआईवी नेगेटिव ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शंस आर ट्रांसमिटेड बाय फीकल ओरल रूट एक्सेप्ट। निम्नलिखित सभी संक्रमण मल मौखिक मार्ग द्वारा फैलते हैं सिवाय एक को छोड़कर। बताइए कौन सा फीकल ओरल रूट से कौन सा इन्फेक्शन नहीं होता है? ऑप्शन 1 है हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन 2 है हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन 3 है डायरिया, ऑप्शन 4 है पोलियोमाइलाइटिस। तो फीकल ओरल रूट से कौन सा इन्फेक्शन नहीं फैलता है? तो इसका राइट आंसर है कौन सा? हेपेटाइटिस बी। ठीक है, इसको हेपेटाइटिस बी को बोलते हैं सीरम हेपेटाइटिस। ठीक है, ये ब्लड कांटेक्ट से फैलता है, मतलब कि बॉडी के फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट में एक इन्फेक्शन से दूसरे में फैलता है। ए डायरिया और पोलियो कैसे होते हैं? ये फीकल ओरल रूट से फैलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। द इलनेस काउज्ड बाय मॉस्किटो बाइट ऑल द फॉलोइंग। मच्छर के काटने से होने वाली निम्नलिखित बीमारी हैं सिवाय एक को छोड़कर। ऑप्शन 1 है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, ऑप्शन 2 है मलेरिया, ऑप्शन 3 है डेंगू, ऑप्शन 4 है सारस। तो बताइए ऐसी कौन सी बीमारी है जो मच्छर के काटने से नहीं फैलती है? बताइए कौन सी बीमारी है जो कि मच्छर के काटने से नहीं फैलती है? लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, मलेरिया, डेंगू या फिर सारस। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? 4। ऑप्शन नंबर 4 है जो कि मॉस्किटो मच्छर के काटने से नहीं फैलता है। डेंगू फैलता है, मलेरिया फैलता है और लिम्फेटिक फाइलेरियासिस भी होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकनगुनिया वायरस इज ट्रांसमिटेड टू पीपल थ्रू। चिकनगुनिया वायरस लोगों में फैलता है, कैसे फैलता है, किसके थ्रू फैलता है? ऑप्शन 1 है पिग्स, सुअर के थ्रू, ऑप्शन 2 है मॉस्किटो बाइट से, मच्छर के काटने से, ऑप्शन 3 है चिकन्स, है ना, चिकन खाने से, ऑप्शन 4 है बर्ड्स, पक्षियों के फैलने से। बताइए चिकनगुनिया कैसे फैलता है? पिग्स से, मॉस्किटो बाइट से, चिकन से या फिर बर्ड्स से? तो चिकनगुनिया वायरस का ट्रांसमिशन हमेशा कैसे होता है? इसका होता है मॉस्किटो के काटने से, मच्छर के काटने से, मॉस्किटो बाइट से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चिकनगुनिया मॉस्किटो के बाइट करने से फैलता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेपेटाइटिस डी इन्फेक्शन occurs only when the person is positive for। हेपेटाइटिस टी संक्रमण तभी होगा जब व्यक्ति के लिए पॉजिटिव हो। ऑप्शन ए है हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन 2 है हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन 3 है हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन 4 है हेपेटाइटिस ई। तो बताइए ऐसा कौन सा हेपेटाइटिस होगा जो कि हेपेटाइटिस डी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ठीक है, तो एक हेपेटाइटिस बी है, अगर किसी पर्सन को हेपेटाइटिस बी है तब ही उसको हेपेटाइटिस डी होता है। ठीक है, अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है तो उसको हेपेटाइटिस डी होने के चांस होते हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा? हेपेटाइटिस बी। कौन सा होगा? हेपेटाइटिस बी होगा इसका आंसर। ठीक है, अगर किसी पर्सन को हेपेटाइटिस बी है तो उसको हेपेटाइटिस डी होने के चांस भी होते हैं। राइट आंसर इज द
हेपेटाइटिस बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय द वेरुला वायरस इज। वेरुला वायरस के कारण होने वाला संक्रमण रोग है चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स या रूबेला। वेरुला वायरस से होने वाला डिसीज कौन सा है, इन्फेक्शन कौन सा है? चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स या फिर रूबेला। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? वेरुला वायरस से कौन सा इन्फेक्शन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 स्मॉल पॉक्स। वेरियोला वायरस से होता है स्मॉल पॉक्स। ठीक है, राइट आंसर होगा स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ चिकन पॉक्स इज। चिकन पॉक्स या छोटी चेचक के संचरण का तरीका है। ट्रांसमिशन कैसे होता है, वो एक से दूसरे में कैसे फैलता है? तो ऑप्शन 1 है ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, ऑप्शन 2 है इन्फेक्टेड ब्लड, ऑप्शन 3 है मॉस्क्यूटो, ऑप्शन 4 है रोडेंट्स। बताइए कैसे फैलेगा? ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई छींकने खांसने से, है ना, ऐसे थूक हो गया, छींक हो गया। इन्फेक्टेड ब्लड से हो गया, संक्रमित रक्त से, या फिर मॉस्क्यूटो से, या फिर रोडेंट से। चिकन पॉक्स हमेशा कैसे फैलता है? फैलता है ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से। कैसे फैलेगा? ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए चिकन पॉक्स हमेशा कैसे फैलेगा? ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंट फ्रॉम ऑफ डिप्थीरिया एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से सभी डिप्थीरिया के विभिन्न रूप हैं सिवाय एक को छोड़कर। 1 है नेजल डिप्थीरिया, ऑप्शन 2 है लेरेंजो ट्रेकियल डिप्थीरिया, ऑप्शन 3 है कुटेनियस डिप्थीरिया और ऑप्शन 4 है सिस्टेमिक डिप्थीरिया। तो बताइए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि डिप्थीरिया का फॉर्म नहीं है, उसका प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बताइए नेजल डिप्थीरिया होगा या लेरेंजो ट्रेकियल डिप्थीरिया होगा या फिर कुटेनियस डिप्थीरिया होगा या फिर सिस्टेमिक डिप्थीरिया होगा? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका है सिस्टेमिक डिप्थीरिया। सिस्टेमिक डिप्थीरिया। ठीक है, तो सिस्टेमिक डिप्थीरिया जो है वो डिप्थीरिया का प्रकार नहीं है, उसका टाइप्स नहीं है। ठीक है, डिप्थीरिया का टाइप कौन कौन से होते हैं? नेजल डिप्थीरिया, लेरेंजो ट्रेकियल डिप्थीरिया और कुटेनियस डिप्थीरिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग यूज्ड टू ट्रीट कैरियर्स ऑफ डिप्थीरिया इज। डिप्थीरिया के कैरियर्स वाहकों के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे प्रभावी दवा कौन सी है? मोस्ट इफेक्टिव ड्रग यूज्ड टू ट्रीट कैरियर्स ऑफ डिप्थीरिया इज। किसी पर्सन में डिप्थीरिया है, कोई कैरियर है उसका, है ना, जो कि एक से दूसरे में फैलाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए सबसे इफेक्टिव दवा कौन सी है? ऑप्शन 1 है एजिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन 2 है एरिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन 3 है डॉक्सीसाइक्लिन, ऑप्शन 4 है टेट्रासाइक्लिन। तो डिप्थीरिया के कैरियर्स को उपचार करने के लिए सबसे प्रभावी दवा है कौन सी है? ऑप्शन नंबर 2 एरिथ्रोमाइसिन। कौन सी होती है? एरिथ्रोमाइसिन ही मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है जो कि डिप्थीरिया के कैरियर्स को ख़त्म कर देती है, उसको ट्रीट कर देती है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्टुसिस इज आल्सो नाउन एज। पर्टुसिस को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 है एंट्रिक फीवर, हाथों का बुखार, ऑप्शन 2 है वूपिंग कफ, काली खांसी, ऑप्शन 3 है जर्मन मीजल्स, जर्मन खसरा, ऑप्शन 4 है रूबेला, है ना। तो बताइए पर्टुसिस इसको किस नाम से भी जाना जाता है? एंट्रिक फीवर, वूपिंग कफ, जर्मन मीजल्स या फिर रूबेला। तो पर्टुसिस को हमेशा एक नाम और होता है, उसका नाम है वूपिंग कफ। क्या? काली खांसी, है ना, जो टीपीटी आता है ना, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस का जो टीका लगता है बच्चों को, उसमें कौन सा आता है? पर्टुसिस भी होता है, पर्टुसिस के लिए भी होता है। ठीक है, काली खांसी से उसका बचाव होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वूपिंग कफ। क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कंडीशन इज ए मेजर कॉज ऑफ मिट्रल इंसफिशियंसी एंड स्टेनोसिस। ऑप्शन 1 है डायरिया, ऑप्शन 2 है रूमेटिक फीवर, ऑप्शन 3 है टाइफाइड फीवर, ऑप्शन 4 है मलेरिया। तो बताइए, रूमेटिक फीवर या डायरिया, टाइफाइड या फिर मलेरिया, कौन सी डिसीज कंडीशन होती है जो कि मिट्रल वाल्व इंसफिशियंसी और मिट्रल वाल्व का स्टेनोसिस कराता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, 2, रूमेटिक फीवर। ठीक है, रूमेटिक फीवर होता है जो कि मिट्रल वाल्व की स्टेनोसिस कराता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द कॉजेस ऑफ हाइपरटेंशन आर अननोन इट इज कॉल्ड। जब बीपी के कारण अज्ञात होते हैं तो उसे कहते हैं, जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के या हाइपरटेंशन होने के कोई कारण पता ना हो तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 है प्राइमरी हाइपरटेंशन, ऑप्शन 2 है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ऑप्शन 3 है आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, ऑप्शन 4 है ऑल ऑफ दीज। तो बताइए, बीपी किस कारण से बढ़ा हुआ है तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसका प्राइमरी हाइपरटेंशन कहेंगे या फिर सेकेंडरी या फिर आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा प्राइमरी हाइपरटेंशन। जब बीपी बढ़ने का कोई कारण पता ना हो तो उसको बोलते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ स्टाइल दैट हैज़ ए ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग कोरोनरी हार्ट डिसीज इज। एक ऐसी जीवन शैली जिसमें कोरोनरी आर्टरी डिसीज विकसित होने का अधिक जोखिम होता है, वह कौन सा है? बताइए, एक्टिव लाइफस्टाइल, सक्रिय जीवन शैली, या सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बहुत आराम वाली ज़िंदगी, खाना पीना और सोना, और एक्टिव एक्सरसाइज, है ना, एक्सरसाइज करना, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल कोरोनरी हार्ट डिसीज होने का रिस्क बढ़ाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर इज अंडर विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। बीपी की नियमित निगरानी रोकथाम के किस स्तर के अंतर्गत है? ऑप्शन 1 है प्रीमोडियल, ऑप्शन 2 है प्राइमरी, ऑप्शन 3 है सेकेंडरी, ऑप्शन 4 है टर्सरी। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3, सेकेंडरी प्रिवेंशन। ठीक है, कौन सा होगा? सेकेंडरी प्रिवेंशन होगा। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। निम्नलिखित में से कौन डायबिटीज मेलाइटस के विकास के लिए रिस्क कारक नहीं है, रिस्क फैक्टर नहीं है? ठीक है, कौन सा रिस्क फैक्टर नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन 1 है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, ऑप्शन 2 है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इन्फेंसी, ऑप्शन 3 है एक्सेसिव इंटेक ऑफ अल्कोहल, ऑप्शन 4 है हाई इंटेक ऑफ विटामिन ए। तो बताइए, कौन सा कारक है, कौन सा ऑप्शन है जिससे कि डायबिटीज नहीं होती है? सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, या प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, या एक्सेसिव इंटेक ऑफ अल्कोहल, या हाई इंटेक ऑफ विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, हाई इंटेक ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का ज़्यादा डोज लेने से डायबिटीज़ नहीं होती है। ठीक है, लेकिन सेडेंटरी लाइफ स्टाइल अगर रहेगी तब भी डायबिटीज़ होगी, अगर माल न्यूट्रिशन रहता है तब भी डायबिटीज़ होने का चांस होते हैं, और अगर ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तब भी डायबिटीज़ होने के चांस होते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, हाई इंटेक ऑफ विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल प्रोग्राम NPCDCS इंक्लूड्स। राष्ट्रीय कार्यक्रम NPCDCS में शामिल हैं कौन कौन सी डिसीज NPCDCS में शामिल हैं? ऑप्शन 1 है कैंसर, हेपेटाइटिस, कार्डियोवास्कुलर एंड डायबिटीज। ऑप्शन 2 है कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर एंड स्ट्रोक्स। ऑप्शन 3 है कैंसर, लेप्रोसी, डायबिटीज, ट्यूबरक्लोसिस। ऑप्शन 4 है नॉन ऑफ दीज।
तो बताइए कौन सा डिसीज़ है जो कि नेशनल प्रोग्राम ऑफ NPCDCS में शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। कौन सा? कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर एंड स्ट्रोक्स, NPCDCS। एंड मतलब नेशनल, P फॉर प्रोग्राम, C फॉर कैंसर, D फॉर डायबिटीज, C फॉर कार्डियोवास्कुलर, S फॉर स्ट्रोक्स। ठीक है, NPCDCS। तो कहा जाएगा इसमें कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर एंड स्ट्रोक्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर कॉज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। निम्न में से कौन सा टाइप 2 डायबिटीज का एक प्रमुख कारण है? ऑप्शन 1 है टू लिटिल शुगर इन द डाइट, लोअरिंग ब्लड शुगर। ऑप्शन 2 है ओबेसिटी। ऑप्शन 3 है टू vigorous exercise causing a reduction in carbohydrate in the body. ऑप्शन 4 है none of these। तो बताइए निम्न में से कौन सा मेजर कारण है डायबिटीज 2 का? टू लिटिल शुगर इंटेक, ओबेसिटी, vigorous एक्सरसाइज और नन ऑफ दीज। तो मेजर कॉज ऑफ डायबिटीज इज कौन सा? ओबेसिटी। मेजर कॉज कौन सा होता है? वह होता है ओबेसिटी। मोटापा में ज़्यादा डायबिटीज होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स मे बी यूज्ड टू ट्रीट पेशेंट्स विथ। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कौन से मरीज को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं? ऑप्शन 1 है कीटोसिस, ऑप्शन 2 है ओबेसिटी, ऑप्शन 3 है डेंगू, ऑप्शन 4 है टाइप 2 डायबिटीज। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या है? ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो हमेशा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जो एजेंट होता है वो क्या करेगा? हाइपोग्लाइसेमिक कराएगा, मतलब शुगर लेवल कम कराएगा। तो है ना, तो किसको दी जाएगी? डायबिटिक पेशेंट को, जिसका शुगर लेवल बड़ा होगा उसको दी जाएगी, है ना, शुगर लेवल कम करने के लिए। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट किसको दी जाता है? डायबिटिक पेशेंट को दी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिसीज कवर्ड बाय नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, ऑल और of the following except। Disease covered by National Vector-Borne Disease Control Program are all of the following except। राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न डिसीज नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली बीमारियों में से है, एक को छोड़कर। ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, फाइलेरिया या फिर काला आजार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्यूबरकुलोसिस। कौन सा? ट्यूबरकुलोसिस को वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह होता है बैक्टीरिया से। ठीक है, बाकी मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार ये आपस में फैलते हैं, इसको वेक्टर बोर्न डिसीज बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर इनिशिएटिव्स टेकन अंडर द नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम। राष्ट्रीय लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम के तहत की गई प्रमुख पहल है। लेप्रोसी को हटाने के लिए, लेप्रोसी को ख़त्म करने के लिए कौन से मेजर इनिशिएटिव प्रमुख पहल की गई हैं? तो ऑप्शन 1 है ड्रेसिंग मटेरियल, सपोर्टिव मेडिसिन आर गिवन टू लेप्रोसी अफेक्टेड पर्सन। ठीक है, लेप्रोसी या कुष्ठ रोग से अफेक्टेड पर्सन के लिए ड्रेसिंग मटेरियल देना और उसको दवाइयाँ देना। ऑप्शन 2 है माइक्रोसेलुलर रबर फुटवेयर इज प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट। ऑप्शन 2 है माइक्रोसेलुलर रबर फुटवेयर इज प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट इंसेंटिव्स। ऑप्शन 3 है RS-500 is provided for persons undergoing reconstructive surgery। ऑप्शन 4 है all of these। तो लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम के तहत दी जाने वाली
देने वाली जो इनिशिएटिव्स हैं उनमें ड्रेसिंग मटेरियल दिया जाता है, सपोर्टिव मेडिसिन दी जाती है, फुटवियर दिए जाते हैं उसको, और 5,000 रुपये दिए जाते हैं उसको सर्जरी कराने के लिए। तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोग्राम दैट एम्ड टू ट्रेन हेल्थ पर्सनल इन बेसिक न्यूबॉर्न केयर एंड रिससिटेशन इज। एक कार्यक्रम जिसका लक्ष्य बुनियादी नवजात देखभाल एवं रिससिटेशन में स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करना है वह है। ऑप्शन 1 है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ऑप्शन 2 है नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन 3 है IMNCI, ऑप्शन 4 है होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। तो बताइए ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिसमें न्यूबॉर्न केयर एवं रिससिटेशन की ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत कर्मचारी जो होता है स्वस्थ कर्मचारी हेल्थ केयर पर्सनल को न्यूबॉर्न केयर एंड रिससिटेशन की ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द proposed timeline for registration of mother according to the micro birth plan for जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना के माइक्रो बर्थ प्लान के अनुसार माताओं या मदर्स को पंजीयन के लिए जो टाइमलाइन की गई है वो कितनी है। ऑप्शन 1 है एटलीस्ट 14 to 18 वीक्स बिफोर द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी होने से 14 से 18 सप्ताह पहले। ऑप्शन 2 है एटलीस्ट 20 to 24 वीक्स बिफोर द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी होने के 20 से 24 सप्ताह पहले। ऑप्शन 3 है एटलीस्ट 12 to 16 वीक बिफोर द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी होने से 12 से 16 वीक्स पहले या कम से 8 से 12 वीक पहले। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा 20 से 24 सप्ताह पहले। कम से कम कितना होगा? एटलीस्ट 20 to 24 वीक्स बिफोर द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वॉलंटियर themselves under the वंदे मातरम स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग सेफ मदरहुड सर्विसेज। निम्न में से कौन सुरक्षित मातृत्व सेवा प्रदान करने के लिए वंदे मातरम योजना के तहत स्वयं सेवा दे सकता है। ऑप्शन 1 है ANM, ऑप्शन 2 है आशा, ऑप्शन 3 है कम्युनिटी हेल्थ नर्स, ऑप्शन 4 है ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ऑप्शन नंबर 4। तो एक गायनिक डॉक्टर अपनी मर्जी से वंदे मातरम स्कीम के अंदर सेवा फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। ऑप्शन ए है 2014 में, ऑप्शन 2 है 2008 में, ऑप्शन 3 है 2012 में, ऑप्शन 4 है 2010 में। बताइए 2014, 2008, 2012 या 2010 में नेशनल एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था, उसकी शुरुआत कब हुई थी, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए 2014। 2014 में नेशनल एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो याद रखना है कब? 2014 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम हैज़ फॉलोड 6 प्रायोरिटी एरियाज एक्सेप्ट। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में निम्नलिखित को छोड़कर सभी 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। तो ऑप्शन 1 है इम्प्रूव न्यूट्रिशन,
ऑप्शन 2 है नेवल सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ऑप्शन 3 है एड्रेस कंडीशंस फॉर कम्युनिकेबल डिसीज। ऑप्शन 4 है प्रिवेंट इंजरी एंड वायलेंस। तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में 6 प्रायोरिटी रखी गई थी, तो उनमें से किसको छोड़कर, है ना, एक्सेप्ट वाला, ये हमेशा क्वेश्चन में याद रखना है, एक्सेप्ट मतलब किसको छोड़कर। तो इसमें एड्रेस कंडीशन फॉर कम्युनिकेबल डिसीज वाली प्रायोरिटी नहीं थी, ठीक है। इम्प्रूव न्यूट्रिशन है, नेवल सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, और प्रिवेंट हेल्थ इंजरी एंड वायलेंस है। इसका ऑप्शन 3 है राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इज कॉल्ड लैंड ऑफ 5 रिवर्स। किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन 1 है गुजरात, ऑप्शन 2 है तमिलनाडु, ऑप्शन 3 है पंजाब, ऑप्शन 4 है केरला। तो बताइए 5 नदियों की भूमि या लैंड ऑफ 5 रिवर किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है पंजाब। क्या होगा, पंजाब। पंजाब मतलब पंजाब से नाम है, पंजाब मतलब 5। तो 5 नदियों का भूमि किसको कहा जाता है, लैंड्स ऑफ 5 रिवर, पंजाब को। तो ये आज हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे CHO लेवल के। तो इनको, है ना, इन क्वेश्चंस को आराम से पढ़िए, समझिए। अगर क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास होगी कल।